हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद। तो इस अध्याय को आपकी पाठ्य पुस्तक में 4 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। दूसरा, आंदोलन के अंदर अलग अलग धाराएं। तीसरा, सविनय अवज्ञा की ओर। और चौथा, सामूहिक अपनेपन का भाव। तो आज के इस लेक्चर में भारत में राष्ट्रवाद के 2 हेडिंग्स आपको करवाए जाएंगे और इनसे संबंधित जो 2017 से 2020 के बीच बोर्ड परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करवाए जाएंगे ताकि आप उनको एज इट इज़ याद करके अपने एग्ज़ाम में लिख सको। ये जो चैप्टर है ये पहले चैप्टर जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसके बाद आता है। इसका मतलब हम इसकी सीक्वेंस समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है कि ऐसी सिद्धांत या ऐसी विचारधारा जो एक साझी पहचान के आसपास राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। यानी कि जब लोग एक साझी विरासत के आसपास अपने आप को एक सूत्र में समझने लगें तो उसको हम कहेंगे राष्ट्रवाद। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उससे बहुत से देशों में राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो फैली और भारत भी उनमें से एक था। क्योंकि अगर हम ध्यान दें, भारत जो है वो भारत भूभाग बहुत से अलग अलग राजशाही और उनमें बटा हुआ था प्रांतों में, तो उनकी जो अलग अलग पहचान होती थी तो एक राष्ट्रवादी भावना उस समय भारत के लोगों में नहीं थी। लेकिन जब यूरोप में इस प्रकार के विचार आए राष्ट्रवादी तो उनका जो प्रभाव है वो पूरे विश्व में देखने को मिला और उन विचारों का जो प्रभाव है वो भारत में भी पहुंचा। तो इसमें जो हमारा पहला हेडिंग बनता है वो है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो ऐसा नहीं है कि पहले विश्व युद्ध से पहले भारत में कुछ राष्ट्रवादी जो विचारधाराएं थी या ताकतें थी वो नहीं थी। इससे पहले भी बहुत से जो लोग हैं और बहुत सी संस्थाएं हैं वो इसके लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन वो प्रयास अलग अलग जगह पे अलग अलग बिखरे हुए थे। वो ऐसे नहीं थे कि वो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकें। लेकिन पहले विश्व युद्ध ने इस प्रकार की एक पृष्ठभूमि तैयार की जिससे कि जो सारे लोग हैं वो धीरे धीरे एक सूत्र में बंधने लगे। पहले विश्व युद्ध से पहले इसमें क्या हुआ, जैसे हम सबसे पहले देखें राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने क्या किया, जो फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो आधुनिक विचार पैदा हुए जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, उन विचारों को इन्होंने भारत में फैलाने का काम किया। तो एक समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगर हम देखें बाल गंगाधर तिलक का उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कुछ प्रतीकों के माध्यम से, जैसे उन्होंने क्या किया, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, इन उत्सवों के द्वारा, इन प्रतीकों के द्वारा लोगों को बांधने की कोशिश करी, सामूहिकता की भावना पैदा करने की कोशिश की। इसी प्रकार से 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। तो कांग्रेस ने भी जो अलग अलग प्रांतों से जो लोग हैं उनको एक मंच प्रदान किया जिससे कि वो सभी एक सूत्र में बन सकें, उनमें राष्ट्रवादी जो भावना है वो पैदा हो सके। तो ये अलग अलग प्रकार के प्रयास जारी थे। इसी दौरान पहला विश्व युद्ध आया। पहले विश्व युद्ध ने सभी लोगों के सामने बड़ी मुश्किल भरा समय खड़ा किया, जैसे कि कीमतें दोगुनी होने लगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो उत्पादन क्षमता थी उसका प्रयोग युद्ध सामग्री को उत्पादित करने के लिए किया जा रहा था। तो कीमतें दुगनी हो गई, उससे लगभग समाज का हर तबका परेशान था। जबरन भर्ती,
कि लोगों को, जो भी लोग ऐसा लगता था कि वो सेना में काम कर सकता है, उसको ज़बरदस्ती बिना उसकी इच्छा के, जबरन भर्ती क्या होता है कि बिना इच्छा के जब सेना में भर्ती किया जाए तो उसको कहते हैं जबरन भर्ती। तो पहले विश्व युद्ध में जो भारत था और जो दूसरे औपनिवेशिक देश थे, तो उनमें से लोगों को ज़बरदस्ती फ्रंटों पर भेजा गया, युद्ध में भेजा गया। उसके बाद इसी समय एक स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई, जैसे कि आजकल कोविड महामारी आई हुई है, कोविड, इसी प्रकार की उस समय क्या कोविड-19, उसी स्पेनिश फ्लू। तो उसके कारण भारत में लगभग 1.3 यानी कि 1,30,00,000 के आसपास लोग मारे गए। तो इनके कारण बहुत लोगों के अंदर गुस्सा था, रोष था, और वे अंग्रेजों को शत्रु, एक बड़ा शत्रु मानने लगे। तो अब क्या हुआ कि अलग अलग भागों से अब उनको एक सामूहिक या साझा शत्रु नजर आने लगा। तो जब शत्रु साझा हो जाता है तो क्या है, हम सब इकट्ठा होना शुरू होते हैं। पहले ही विश्व युद्ध के दौरान एक घटना और घटित हुई। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए। तो भारत आए तो उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका एक देश है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उस साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक विचार था उसका प्रयोग किया था, जो था सत्याग्रह का विचार। तो उस सत्याग्रह के विचार के साथ ये भारत आए और इन्होंने भारत में उस सत्याग्रह विचार के को केंद्र बनाकर यहाँ पर जो आंदोलन है वो शुरू किए। तो इन्हीं आंदोलनों के कारण जो लोग हैं वो भारी संख्या में इकट्ठा होने लगे और हजूमों में वो इन आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। तो अगर आप यहाँ पर एक पिक्चर देखें आपकी पाठ्य पुस्तक की, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर हड़ताल और जुलूस में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस इतनी जनसंख्या से, इतने बड़े हजूम से हम समझ सकते हैं कि अब लोग इकट्ठा हो रहे थे। और इकट्ठा किस लिए हो रहे थे कि उनका जो शत्रु था अंग्रेजी सरकार, वे उस शत्रु के खिलाफ इकट्ठा हो रहे थे और अब उनके बीच में एक सामूहिकता की भावना पैदा हो रही थी। धीरे धीरे एक एकता की जो भावना है वो पैदा हो रही थी और इसी एकता की भावना ने आगे जाकर भारत को आज़ादी दिलाई और भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। पहले हेडिंग का जो पहला सब हेडिंग है वो है सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह का विचार कौन लेके आया? गांधी जी लेके आए जब वो 1915 में यहाँ पर आए। लेकिन इस विचार का वो प्रयोग पहले साउथ अफ्रीका में नस्ल विरोधी नीतियों के खिलाफ कर चुके थे। तो नस्लवाद क्या होता है? नस्लवाद होता है जब व्यक्तियों में नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाए। तो साउथ अफ्रीका में ऐसा ही किया जा रहा था गोरों और कालों के बीच में। तो गोरों को वहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही थी और जो काले हैं उनसे भेदभाव किया जा रहा था। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई और सत्याग्रह के द्वारा ही जो वहाँ पर गोरी सरकार थी, गोरों की सरकार थी, उनके खिलाफ आंदोलन चलाए। तो इसके ऊपर इस साल 2020 में 6 नंबर का प्रश्न आ चुका है। इसको मैं आपको PDF के माध्यम से डिटेल में करवाऊंगा। लेकिन सत्याग्रह के अगर शाब्दिक अर्थ को हम समझें तो सत्य प्लस आग्रह, यानी कि जब हम सत्य पर आधारित आग्रह करें, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें, तो वो क्या होगा? सत्याग्रह। ये अहिंसा पर आधारित होता है और इसमें शत्रु के विनाश की कामना नहीं की जाती, बल्कि शत्रु के हृदय परिवर्तन की कामना की जाती है। कोशिश की जाती है कि जो उसका अंतर्मन है वो साफ हो जाए और जो समस्या है वो स्वतः ही जड़ से समाप्त हो जाए। तो इसी दौरान जब सत्याग्रह का विचार आया और जब ये कीमतें दुगनी, जबरन भर्ती, महामारी और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो भारतीय मारे गए, तो भारत में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आंदोलन को हिंसा आधारित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि अगर अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता चाहिए तो वो स्वतंत्रता हमें इस अहिंसा के मार्ग पर नहीं मिल सकती। हमें अपनी जो हिंसा आधारित जो वो नीतियां हैं वो अपनानी पड़ेंगी और हथियार उठाकर ही हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं। तो ऐसी गतिविधियों के डर से जो ब्रिटिश सरकार है भारत की, उन्होंने एक रोल एक्ट
मैजिस्ट्रेट थे, उनका नाम रोलेट था, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी और उन सिफारिशों के आधार पर 1919 में रोलेट एक्ट बना। तो इस रोलेट एक्ट ने क्या सिफारिश थी या क्या इसके प्रावधान थे? इसके अनुसार अगर किसी भी भारतीय पर सरकार को ये शक है कि वो ब्रिटिश विरोधी कोई काम कर रहा है तो उसको बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल तक जेल में डाला जा सकता था। तो इसके विरोध में हमारी प्रेस, हमारे जो इंपीरियल काउंसिल में जो सदस्य थे, उन सब ने विरोध दर्ज करवाया। इसी के तहत गांधी जी ने भी रोलेट सत्याग्रह के लिए लोगों को आह्वान किया कि पूरे देश में इस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह होना चाहिए ताकि इसको जो ब्रिटिश सरकार है वो वापस ले। इसी सत्याग्रह के चलते गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अमृतसर में भी जो स्थानीय नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ लोग शांतिपूर्वक ढंग से जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए, लेकिन वहां पर जनरल डायर ने उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, क्योंकि जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, तो उसी को बंद कर दिया गया और वहां पर पुलिस ने खड़े होकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जो कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और हजारों भारतीय मारे गए। तो इस जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद यहाँ से हमारा एक छोटा क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? तो रोलेट एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन इस बार 6 नंबर का आ चुका है कि रोलेट एक्ट के खिलाफ लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। ये भी आपको PDF के माध्यम से मैं डिटेल में करवाऊंगा। तो अब जब ये सारा कुछ चल रहा था, एक्ट के खिलाफ आंदोलन भी चल रहे थे, लेकिन इनका जो प्रभाव था वो पूरे देश में नहीं था और इससे सभी धर्म के लोग भी नहीं जुड़े हुए थे। तो गांधी जी ने आंदोलन को विस्तृत करने के लिए और सभी धर्मों को जोड़ने के लिए, जैसे खासकर मुस्लिम, तो उन्होंने जो एक खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसके साथ एक असहयोग आंदोलन को जोड़ दिया। तो असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया ताकि जो आंदोलन है वो सिर्फ मुख्य शहरों और कस्बों तक ही सीमित न रहे, बल्कि जो भारत के जो गांव हैं वहां तक भी ये आंदोलन पहुंचे। अब असहयोग और खिलाफत आंदोलन क्या है? खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों से संबंधित है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ पर तुर्की की हार हुई और तुर्की की हार हुई तो जब फ्रांस और जो मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड, उन्होंने जो तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के सम्राट थे उनके ऊपर जो कठोर जो शर्तें हैं वो लागू करने की कोशिश की, उनकी सत्ता को समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन मुस्लिम जो समुदाय है वो तुर्की ओटोमन साम्राज्य का जो सम्राट था उसको अपना धार्मिक गुरु मानते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो शक्तियां हैं वो ख़त्म हों। तो वो इस जो मित्र राष्ट्रों के, यानी कि जो मित्र राष्ट्र फ्रांस और इंग्लैंड, ये जो देश थे, इनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया और जो अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली, इन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो यानी कुल मिला के ये उनके धार्मिक गुरु तुर्की के या ओटोमन साम्राज्य के सम्राट, जिसको वो खलीफा कहते थे, खलीफा, उनके हितों की रक्षा के लिए मुसलमानों ने ये खिलाफत आंदोलन चलाया था। और किसने, कौन थे इसके प्रमुख नेता? मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी अली बंधु। तो भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया ताकि मुसलमानों को भी मुख्य जो आंदोलन है उनसे जोड़ा जा सके, और इसका जो परिणाम है वो उस समय के लिए सकारात्मक भी रहा, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़कर इन आंदोलनों में भाग लिया। अब अगला जो टॉपिक है
सब टॉपिक के असहयोग ही क्यों। तो असहयोग ही क्यों, इसका अर्थ ये है कि गांधी जी का ये मानना था कि जो भारत में अंग्रेजों का जो शासन चल रहा है वो भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। किसके सहयोग से चल रहा है? भारतीयों के सहयोग से। अगर भारतीय अपना सहयोग देना बंद कर दें तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में। और इसमें लोगों से क्या कहा गया, जैसे विद्यार्थियों से कहा गया कि वो अपने स्कूल छोड़ दें, कर्मचारियों से कहा गया कि वो अपनी नौकरी छोड़ दें, वकीलों से कहा गया कि वे अदालतों में जाना छोड़ दें, किसानों से कहा कि वो अपना जो लगान है उसको देना छोड़ दें। तो इस प्रकार हर फ्रंट पर कुल मिला के ये बात कही गई कि जो ब्रिटिश सरकार है उससे सहयोग नहीं किया जाए तो वो अपने आप यहाँ से तंग होकर भाग जाएंगे। तो लेकिन इस आंदोलन में एक 1922 में एक दुखद घटना घटी, वो थी चौरा चौरी की घटना। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए और इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में इस बार आया हुआ है। तो ये भी आपको PDF के माध्यम से मैं डिटेल में करवाऊंगा। उसके बाद है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं कि जो ये असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इसके अलग अलग मायने थे सबके, क्योंकि कांग्रेस सभी के अंदर या सभी तक इसका एक कार्यक्रम और इसका एक अर्थ नहीं पहुंचा पाई, वो नाकाम रही लोगों तक इसका एक कार्यक्रम पहुंचाने में। तो अब इसकी अलग अलग मतलब क्या थे, जैसे शहरों में वहां पर विद्यार्थियों ने क्या किया, स्कूलों को छोड़ दिया, हेडमास्टरों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अध्यापकों ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने अपनी जो वकालत है उसको छोड़ दिया। तो ये तो रहा शहरों में। और शहरों में एक तरीका और अपनाया गया विरोध का, वो था पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है कि एक यह विरोध का एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी संस्थान तक या किसी दुकान तक जाने का जो रास्ता है वो रोक दिया जाता है ताकि उसमें उस तक कोई न पहुंच पाए। तो ये आपके 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह उन दुकानों के लिए अपनाया जा रहा था जो विदेशी सामान बेच रही थी। उसके बाद ग्रामीण इलाकों में क्या था इसका अर्थ, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, वहां पर कुछ अलग अलग नेता थे, स्थानीय नेता, जो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ा रहे थे। जैसे और उनके अर्थ अलग अलग थे, जैसे बाबा रामचंद्र ये कहाँ पे थे, ये अवध इलाके में थे, अवध जो आज का यूपी। तो वहां पर इन्होंने ताल्लुकदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया और किसानों को उनके खिलाफ संगठित किया। ताल्लुकदारों का क्या काम था, ये उन किसानों से बेगार करवाते थे। बेगार क्या होती है, जब कोई व्यक्ति बिना पारिश्रमिक के काम करे या जब किसी व्यक्ति से बिना उसको पैसा दिए उसकी जो उसने वहाँ पर अपना काम किया है उस काम का मेहनतनामा दिए बगैर उससे काम करवाया जाए तो उसको कहते हैं बेगार। अब ये बेगार का इतना विरोध क्यों करते थे या उनको इसके वास्तविक स्वरूप का क्यों पता था बाबा रामचंद्र को, क्योंकि ये गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे। और गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, गिरमिटिया मजदूर होते हैं जब मजदूरों को, लोगों को फिजी और वेस्ट इंडीज जैसे इलाकों में मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता था, जैसे भारत से भी ले जाया जाता था, अफ्रीका से भी ले जाया जाता था, तो उन मजदूरों को कहा जाता था गिरमिटिया। क्यों? क्योंकि जिस एग्रीमेंट के थ्रू उनको ले जाया जाता था उसको बोला जाता था गिरमिट। गिरमिट मजदूर उसको क्या कहते थे, गिरमिट। और धीरे धीरे इन मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा। तो बाबा रामचंद्र गिरमिट मजदूर के रूप में बेगार से भली भांति परिचित थे और इसी कारण वे मजदूरों से सहानुभूति रखते और थे। विरोध के कुछ दूसरे तरीके भी अपनाए गए, जैसे सामाजिक बहिष्कार, नाई धोबी बहिष्कार, जिसको हम कह देते हैं कि समाज के जो अलग अलग तबके हैं वो उस व्यक्ति से बिल्कुल भी सहयोग न करें। लेकिन धीरे धीरे इसमें लूटपाट और गोदामों को लूटना, इस प्रकार के कार्य होने लगे। उसके बाद जैसे आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियाँ, वहाँ पर एक उग्र आंदोलन चल रहा था जो चला रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू।
इन्होंने वहाँ पर जंगलों में प्रवेश किया, क्योंकि जो वहाँ की सरकार थी वहाँ उन्होंने उन जो आदिवासी थे और जो आसपास के लोग थे उनका जंगलों में जो प्रवेश था उस पर रोक लगाई हुई थी। तो उन्होंने जंगलों में प्रवेश करके उन कानूनों को तोड़ा। इसके बाद तीसरा है बागानों में स्वराज। अब बागान क्या है? जैसे चाय के बागान जहाँ पर एक ही प्रकार की खेती की जाती है, तो असम वगैरह में, तो वहाँ पर उन बागानों में मजदूरों को रखा जाता था और उनको कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी, वो वहीं पर रहते थे। तो जब उनको पता चला कि असहयोग आंदोलन चल रहा है तो उन्होंने उसका मायना क्या समझा कि अब गांधी जी का राज आने वाला है, इसलिए हम स्वतंत्र हैं कहीं भी आने जाने के लिए और इन बागानों को छोड़कर अपने गाँव की तरफ जाने के लिए। तो वो बड़ी संख्या में अपने घरों की तरफ या अपने गाँव की तरफ जाने लगे, लेकिन जो बागान मालिक हैं उन्होंने उनको पकड़ा और बुरी तरीके से पीटा। तो इस प्रकार से बागानों में स्वराज, उन्होंने उसका जो मायने है वो अलग लगाया। तो ये सभी अपनी अपनी तरफ से इस आंदोलन की जो व्याख्या है वो कर रहे थे। तो अब इससे आपके जो PDF के क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएंगे, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो लघुत्तरात्मक है। रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया, अथवा रोलेट एक्ट क्या था, भारत के लोग इसके विरोध में क्यों थे। तो ये 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के दमन के लिए कानून बनाया गया। जैसा कि आपको डिस्कशन में बताया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हो रही थी, तो उन्हीं के दमन के लिए ये कानून बनाया गया। इसे काला कानून अथवा भारत के लोग इसके विरोध में क्यों थे, इसके कारण क्या हैं। पहला कारण कि किसी भी भारतीय को बिना कारण बंदी बनाया जा सकता था, बिना मुकदमे के अनिश्चित काल के लिए उसको कैद में रखा जा सकता था। और तीसरा, इसे न वकील न दलील वाला कानून करार दिया गया, क्योंकि इसके खिलाफ आप अदालत में नहीं जा सकते थे और इसीलिए भारतीय आक्रोश में थे। दूसरा प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के तुरंत बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है, अथवा दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के तुरंत बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यानी कि ये पहला जो प्रश्न है ये दो अलग अलग प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है, अलग अलग पार्ट्स। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ये इस बार 2020 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बड़ा क्वेश्चन आया था। तो इसका उत्तर क्या है, सत्याग्रह यह गांधी जी द्वारा अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ सत्य तथा अहिंसा पर आधारित था। तो इसके दो पिलर्स कौन से थे, सत्य और अहिंसा। और क्या था ये, जन आंदोलन, यानी कि जो लोगों को साथ लेकर चलाया जाए, लोगों के लिए। इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया, तो इसका प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की नस्ल भेदी सरकार का विरोध करने के लिए किया गया। नस्ल भेदी सरकार क्या होती है, एक ऐसी सरकार जो नस्ल के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करती, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर के गोरे और काले के बीच में वहाँ की सरकार भेदभाव करती थी। जो गोरे लोग थे वहाँ उनकी सत्ता थी और जो वहाँ के मूल निवासी काले लोग थे उनके ऊपर वो अत्याचार करते थे। तो उसी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह को हथियार बनाकर लोगों को संगठित किया। इसी के वहाँ पर सफल परीक्षण के बाद जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने इस सत्याग्रह का प्रयोग यहाँ भी राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए इसका प्रयोग किया। इसके अनुसार यदि आपका उद्देश्य सच्चा और अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आत्म बल पर ही उस दमनकारी से मुकाबला कर सकते हो। तो इसके कौन कौन से बिंदु थे। पहला बिंदु, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर, यानी सबसे महत्वपूर्ण इसका पिलर सत्य आधारित। एक जो असत्य पर आधारित जो आंदोलन है वो ज़्यादा दिनों तक जारी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि असत्य को ही जन्म देता है। तो झूठ बोलने वाला कभी भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। शुद्ध आत्मबल और अहिंसा,
तो अहिंसा भी अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम हिंसा का सहारा लेते हैं तो हिंसा हिंसा को जन्म देती है, और जब हिंसा हिंसा को जन्म देगी तो उद्देश्य तक नहीं पहुंचा जा सकेगा, हम उसी चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएंगे। तीसरा, शत्रु का विनाश नहीं करना बल्कि उसकी चेतना को जगाना है, यानी कि उस व्यक्ति को जो सही बात है उसका एहसास करवाना है, ताकि वो जो उसका पथ भ्रष्ट हो चुका है वो उसको ठीक कर सही रास्ते पर चल पड़े। तो इसमें दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें जो दमन कर रहा है उसके खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखनी, बल्कि उसकी नीतियों के खिलाफ हमें लड़ना है, उनको दुरुस्त करना है, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। चौथा, सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध की बजाय सघन सक्रियता पर आधारित है। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब क्या है कि हम दूसरे का साथ ना दें और कुछ करें भी ना। तो इस प्रकार के प्रतिरोध का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और यह केवल ताकतवरों का हथियार है। निर्बल व्यक्ति कभी भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार है, और उन्होंने इसको सत्याग्रह का नाम दिया। तो हमारी आत्मा जानती है कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर ही अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। छठा, गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह मार्ग सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। जब अहिंसा पर आधारित कोई आंदोलन होगा तो उससे ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा समूह जुड़ सकते हैं। अहिंसा आधारित आंदोलन से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते। छूट-मूट कुछ लोग अहिंसा को कुछ दिनों के लिए जारी रख सकते हैं, हिंसा को कुछ दिन तक जारी रख सकते हैं, लेकिन अहिंसा आधारित जो आंदोलन है वो ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेकर चलने में सक्षम होता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए गांधी जी 1915 में, तो यहाँ आकर उन्होंने सीधे ही जो राष्ट्रीय राजनीति है उसको उन्होंने नहीं चुना, बल्कि उसकी बजाय पहले उन्होंने भारत के जो स्थानीय परिस्थिति है उसको समझने की कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने कुछ स्थानीय आंदोलन चलाए, जिनमें पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण में, ये बिहार में है एक जगह, चंपारण में किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा अत्याचार किए जाते थे। गांधी जी ने वहाँ के किसानों को संघर्ष के लिए संगठित किया। अंततः किसानों की समस्याओं का हल हुआ, और इस तरह भारत में सत्याग्रह आंदोलन की पहली लड़ाई में गांधी जी को सफलता मिली। तो जो उनको नील की खेती के लिए उनको वो किया जा रहा था बाधित, उस प्रकार से उनको फिर छूट मिल गई और ये आंदोलन सफल हुआ। अगला, अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल। तो मजदूरों की जो हालत दयनीय थी मिलों में। 1918 में अहमदाबाद आज गुजरात में है। सूती मिल मजदूरों ने 35% की वृद्धि के लिए हिंसा रहित आंदोलन के लिए गांधी जी ने उनको प्रेरित किया, और अंततः उनको जो मजदूरी में वृद्धि पाने में वो सफल हुए, और ये आंदोलन भी गांधी जी का सफल रहा। तीसरा आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा जिले के किसान फसल खराब हो जाने तथा प्लेग की महामारी के कारण लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, और उनको ये ढील मिली। तो इस प्रकार ये खेड़ा सत्याग्रह भी अपने उद्देश्य में सफल हुआ। तो इन तीनों के ऊपर अलग से वो एक लघुत्रात्मक प्रश्न पूछ सकता है। तो ये तीन हमारे यहाँ से जो आंदोलन है वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि रोलेट एक्ट के विरोध में लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो ये जो प्रश्न है ये 2020 में 6 मार्कर क्वेश्चन आया है। रोलेट एक्ट 1919 में बताया था आपको, भारतीयों के दमन के लिए। इसे
काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि बिना कारण बताए किसी को भी बंदी बनाया जा सकता था और अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा जा सकता था। तो भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी? पहला, रोलेट रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर देश में बेचैनी पैदा हो गई। अब रोलेट रिपोर्ट क्या थी? मैंने बताया था आपको, जिसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई, रोलेट कमेटी, तो वो कौन थे? वो एक मैजिस्ट्रेट थे जिनका नाम रोलेट था। तो उन्होंने जब अपनी सिफारिशें दी तो पूरे देश में बेचैनी हो गई, क्योंकि जो उसकी सिफारिशें थी वो बहुत ही क्रूर थी, कठोर थी। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ देश में आक्रोश था। दूसरा, समाचार पत्रों में रोलेट रिपोर्ट और उस पर आधारित एक्ट का कठोर विरोध किया गया। तीसरा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भारतीय सदस्यों ने काउंसिल के अंदर इस बिल का विरोध किया। तो जैसे आज की हम मान सकते हैं भाई, जो संसद है, इस तरीके से उस टाइम था लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वहाँ पर भी जो भारत के चुने हुए सदस्य थे उन्होंने इसका विरोध किया। चौथा, गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। जो अमृतसर में भी इसका विरोध हो रहा था, तो वहाँ के भी जो स्थानीय नेता थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ और इसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान जनरल डायर द्वारा भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें हजारों बेकसूर लोगों का खून बहा। तो जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर उत्तर भारत के बहुत शहरों में फैली, तो लोग सड़कों पर उतरने लगे। देशव्यापी हड़तालें, पुलिस से झड़पें और सरकारी भवनों पर हमले एक आम बात होगी। तो ये सारे प्रतिक्रिया थी किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट के खिलाफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, तो ये भी इस बार 2020 में 6 मार्कर का आया है, यानी कि इस चैप्टर से 2020 में हर सेट में एक एक बड़ा प्रश्न आया है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, अथवा चौरी चौरा घटना के बारे में आप क्या जानते हो? तो असहयोग आंदोलन का संचालन 1920 में स्वराज की मांग को लेकर किया गया। इसका उद्देश्य है सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। तो गांधी जी ने क्या कहा था? असहयोग के जो अंग्रेजों का शासन भारत में चल रहा है वो भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। तो अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो गांधी जी और मुस्लिम नेताओं ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि असहयोग के साथ गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी जोड़ दिया था। तो खिलाफत आंदोलन जुड़ने के कारण जो मुस्लिम नेता थे वो भी गांधी जी के साथ आ गए और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, जिससे कि यह आंदोलन जल्द ही गति पकड़ गया। परंतु दुर्भाग्यवश चौरा चौरी एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पर बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया और वहां पर इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना से दुखी होकर फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि अब इसके पॉइंट्स हैं। पहला, गांधी जी को भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आसानी से जो आंदोलन है वो एक हिंसक मोड़ ले सकता है, क्योंकि जैसे ही पुलिस लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ाती तो लोगों में और गुस्सा फूटता और वो और ज़्यादा हिंसा करते। दूसरा, गांधी जी के अनुसार अभी भारतीय लोग सत्याग्रह के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे, उन्हें व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत थी। यानी लोगों ने अभी भी सत्याग्रह के अर्थ को नहीं समझा, वो सिर्फ अपने लक्ष्य को पाना चाहते थे, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए जो तरीका है उस तरीके को वो अभी भी आत्मसात नहीं कर पाए, अपने अंदर नहीं उतार पाए थे। तीसरा, गांधी जी के अनुसार कड़े आत्म संयम के बिना इस सत्याग्रह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब तक हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, अपने ऊपर हम नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, हम सत्याग्रह का प्रयोग
नहीं कर सकते। चौथा, गांधी जी को इस बात की आशंका थी कि अंग्रेज इस घटना की आड़ में हिंसा का प्रयोग करके आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे, यानी कि वो लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ाएंगे, उनको जेलों में बंद करेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे। उसके बाद छठा, कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। तो ये एक तरीके से भारत के लोगों के लिए नया एक मंत्र था, तो भारत के लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे, तो वो इसको ज़्यादा दिन तक नहीं जारी रख सके। छठा, उद्योगपति, मजदूर और किसान आदि स्वराज की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते थे। तो जो मैंने आपको डिस्कशन के दौरान बताया था कि अलग अलग धाराएं, किसान क्या चाहता था, वो चाहता था कि मुझे लगान से छूट मिल जाए। मजदूर क्या चाहता था कि मेरे ऊपर जो उद्योगपति हैं जो जुल्म कर रहे हैं उनसे मुझे मुक्ति मिल जाए। उद्योगपति क्या चाहता था कि उनको संरक्षण मिल जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएँ, यानी कि उनको जो विदेशी वस्तुएं हैं उनसे संरक्षण मिल जाए, उनकी प्रतियोगिता कम हो जाए और वो ज़्यादा मजबूत बन जाए। तो सब अपने अपने ढंग से स्वराज की व्याख्या कर रहे थे। तो इस प्रकार ये हमारे क्वेश्चन टोटल कंप्लीट होते हैं। इससे अगले वाले पार्ट में इससे जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जाएंगे। इसका जो PDF है आप वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और उसी अनुसार आप उसको अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। एज इट इज़ आपको वो पेपर में लिखने हैं। धन्यवाद।